नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश में फाइनेंशियल एडवाइजर की वैसे ही जरूरत पड़ती है जैसे बीमार पड़ने पर डॉक्टर की, क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही हमारे निवेश को सही दिशा देने में मददगार होता है। वही बताता है कि कौन से निवेश से निकल जाने का समय है और किसमें बने रहना फायदेमंद है। तो आज हम करेंगे ऐसे ही निवेश के डॉक्टर्स की बात, और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे दो आज के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। स्वागत करते हैं मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और फैमिली ऑफिस बिजनेस कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी का। मोहित और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जैसा हमने बताया कि जितना ज़रूरी है एक डॉक्टर के पास जाना जो आपको आपके मर्ज की दवा देगा, वैसा ही ज़रूरी है एक फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाना जो आपके निवेश के मर्ज की दवा आपको दे। लेकिन क्या वाकई जो इन्वेस्टर्स हैं इस DIY इन्वेस्टमेंट के ज़माने में ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा सोचने और समझने की आज हम कोशिश करेंगे इस शो में। लेकिन सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा समझे मोहित, निवेश के डॉक्टर्स जो हम कह रहे हैं, कौन होते हैं ये निवेश के डॉक्टर? जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक खास शो आपने रखा है क्योंकि आज डॉक्टर्स डे भी है और आज इंसिडेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी है। तो ये दोनों ही अपने मायने में एक बहुत ही क्या बोलते हैं, माननीय प्रोफेशंस हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेशंस हैं। तो निवेश की जहाँ बात आती है वहाँ पर जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं या जो सलाहकार होते हैं, वो भी एक तरह से डॉक्टर का काम करते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम करते हैं। एक मिला-जुला रोल होता है इनका। और इन बहुत तरह-तरह के एडवाइजर्स आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में। देखिए स्वाति, सबसे पहला तो जो सबसे कॉमन है वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी IFAs, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आप देखेंगे कि हर छोटे-बड़े शहर में कोई ना कोई एक लोकल आपके पास में कहीं पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये ARN होल्डर्स होते हैं, यानी इनके पास में एक एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एमफी जो कि म्यूचुअल फंड्स का एक एसोसिएशन है, उनकी एक बॉडी है। वो इन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध करवाती है जब ये कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लेते हैं। तो ये तो हो गई सबसे कॉमन जो आप और हम रोज देखते हैं। इसके बाद एमफी के जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन में या इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं। तो जब आप बैंक से डील करते हैं या जब किसी बड़े नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर से डील करते हैं, तो ये कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन में काम करते हैं। और इनके अंडर में जो लोग काम करते हैं, जिन्हें आप रिलेशनशिप मैनेजर या आपके एडवाइजर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर या वेल्थ मैनेजर या जो भी नाम देकर बुलाते हैं, वो EUIN होल्डर्स होते हैं। ये उसी कॉर्पोरेट एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर में अपना काम करते हैं। इसके बाद जो एक छोटी श्रेणी है जिन्हें हम फाइनेंशियल एडवाइजर RIAs या फिर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी कहते हैं, ये सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। और इन्हें सेबी की तरफ से स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। इन्हें सेबी के साथ में डायरेक्ट एम्पैनलमेंट करना पड़ता है और इन्हें फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ती है अपने क्लाइंट्स को दिए गए एडवाइस की। तो जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल होता है प्रॉपर एडवाइस देना, पोर्टफोलियो एलोकेशन और एसेट एलोकेशन देना, टाइमली बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस और बाय एंड सेल कॉल्स देना, और पोर्टफोलियो में अंडरवेट ओवरवेट स्ट्रेटजीज को बताना। तो इनका रोल काफी बड़ा और काफी अहम होता है, बट काफी लिमिटेड नंबर्स में ही फाइनेंशियल एडवाइजर्स भारत में है एंड बहुत ही लिमिटेड है। इसके अलावा देन आपके पास में इंश्योरेंस एडवाइजर्स भी होते हैं, PFRDA एडवाइजर्स भी होते हैं और दूसरे एडवाइजर्स होते हैं। बट जहां तक म्यूचुअल फंड की बात आती है स्वाति, यही दो मुख्य कैटेगरीज हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स कई प्रकार के, और कभी ना कभी आपके निवेश की जर्नी में आपको इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी या पड़ती होगी। लेकिन विकास, जैसा बताया मोहित ने भी कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जो संख्या है वो भारत में उतनी ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। हम जिस तरीके से इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ती हुई देख रहे हैं महीना दर महीना, क्या उसके अनुपात में फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है? क्या कहता है ये रेशो? धन्यवाद स्वाति। हाय मोहित भाई। देखिए स्वाति, बिल्कुल सही बोला कि अगर हम 140 करोड़ की जनसंख्या देखते हैं, उसके सामने हमारे पास जो एडवाइजर आज की तारीख में अगर आप निवेशकों का जो पूरा यूनिवर्स है उसमें
रफली एक एडवाइजर 14,000 लोगों के बीच में है, तो विच इज़ वेरी लो, मतलब बहुत ही कम है। और अगर आप आरआईएस भी देखेंगे तो 1,000-1,200 के आसपास जो है आरआईएस हैं। सो लेकिन एक चीज़ ज़रूर है स्वाति, अगर आप पूरा इंडस्ट्री को देखें तो लास्ट जो 5 साल में जिस तरीके से इंडस्ट्री का एयूएम बढ़ा, जिस तरीके से फोलियोज बढ़े हैं, जिस तरीके से निवेशक आए हैं, जिस तरीके से आप डीमैट खुले हैं, वो जो जो स्पीड थी, जो पेस थी, शायद उसको एक टर्बो सा लग गया पिछले 5 साल में। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये अभी भी, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है, लेकिन शायद इसकी भरपाई हो जाएगी अगले और 4-5 साल में। अगर आप देखेंगे काफी सारे एडवाइजर्स आ जाएंगे। लेकिन एक चीज और भी कहना चाहूंगा स्वाति, क्योंकि शायद एक हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है जो इतनी ज्यादा रेगुलेटेड, इतनी ट्रांसपेरेंट, और उसमें अगर आप मार्जिन्स भी देखें इन टर्म्स ऑफ इनकम टू द सर्विस प्रोवाइडर, वो इतना थिन, वेफर थिन मार्जिन्स रहते हैं कि शायद ये बहुत सारे एडवाइजर्स या न्यू एज एडवाइजर्स को इतना अट्रैक्ट नहीं करता है। बिकॉज मे बी और भी जो दूसरे जितने भी विकल्प होते हैं लोगों के पास में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिस्करेज हो जाता है कि क्योंकि उनको बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, सरवाइव करने में बहुत टाइम लगेगा। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग इसमें नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो आपका फिनटेक मॉडल हुआ है, उसकी वजह से जिस तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएशन हुई है, और मैं ये भी मानता हूं कि जो फिनटेक कंपनीज ने इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया, उसमें जो हम जैसे एडवाइजर्स होंगे या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया। बिकॉज बहुत सारे निवेशक जब शुरू के दौर में आते हैं तो शायद उनको एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होता होगा, लेकिन जब एक समय निकल जाता है या एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाती है, तब उनको लगता है कि हम अब रिस्क नहीं ले सकते सिर्फ अपने ऊपर, अपने स्टडी से, तो हमें एक एडवाइजर की जरूरत है। तो शायद आने वाले समय में हम इसका नंबर काफी बढ़ता हुआ देखेंगे। तो अभी फिलहाल अनुपात कुछ खास अच्छा नहीं है निवेशकों और फाइनेंशियल एडवाइजर के बीच में, लेकिन विकास को पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में हो जाएगा ये, धीरे धीरे करके इस पे इम्प्रूवमेंट हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन ज़रूरी क्यों है? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है मोहित, जो कि आजकल के एक डिजिटल ज़माने में हम सब समझना चाह रहे हैं, और आप दोनों ही एक्सपर्ट्स इसका बेहतर जवाब हमें देंगे। DIY इन्वेस्टमेंट है, AI जनरेटेड, अब हर कोई चीज़ हमारे सामने अवेलेबल है, बिल्कुल मिनटों में भी क्या, सेकंड्स में। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की भूमिका और उनकी इम्पोर्टेंस 2025 में कितनी हो जाती है? जी। देखिए स्वाति, अभी आप अगर इसको इस तरह से समझना चाहें आसान शब्दों में, तो अगर मुझे घर पर बुखार आ जाता है, तो काफ़ी हद तक मैं एक क्रोसिन ले लूँगा या डोलो ले लूँगा। मेरी समझ के हिसाब से मुझे यही बताया गया है, यही सिखाया गया है। काफ़ी बार डॉक्टर्स ने ये बोला है मुझे, तो ले लूँगा। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, राइट? एंड अगर 2-3 दिन में मान लीजिए फ़र्क नहीं पड़ता है और बुखार बढ़ने लग जाता है, तो शायद हो सकता है कि मुझे किसी नियर बाय क्लिनिक में, किसी आस-पास के डॉक्टर में, जान-पहचान वाले से बात करके फ़ोन पे भी मैं पूछ सकता हूँ और कुछ करवा सकता हूँ। बट मान लीजिए मैं फिर भी ठीक नहीं होता हूँ, तो मुझे कुछ कहीं पर किसी हॉस्पिटल में जाकर अपने ब्लड टेस्ट और वो सब करवाने पड़ेंगे, और मान लीजिए उसके बाद भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, तो हो सकता है कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो अपना-अपना सबका नॉर्मल है स्वाति, अगर आप इसे देखना चाहें तो। काफ़ी लोग निवेशक ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें खुद को काफ़ी समझ है, वो डोलो खाकर और क्रोसिन खाकर अपने बुखार को मिटा सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये निवेशक या तो नए निवेशक होते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे होते हैं, जिन्हें अपने बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में पूरी तरह से पूरी नॉलेज है, और वो खुद से सब कुछ सँभाल सकते हैं। कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो लोगों से बात कर कर, फ़ोन पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पढ़कर, सुनकर, देखकर, समझकर कुछ न कुछ अपना ताना-बाना बुन ही लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह के मेक डू अरेंजमेंट से अच्छा नहीं लगता है। वो किसी प्रॉपर डॉक्टर, किसी प्रॉपर सलाहकार के पास में जाते हैं, उनसे बैठते हैं, उनके साथ में उन्हें अपना मर्ज़ समझाते हैं, सिम्पटम्स दिखाते हैं, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और एक प्रॉपर मेडिसिनल उसके ऊपर में कोर्स में काम करते हैं, राइट? तो सबका जो असर होता है, सबका जो ट्रीटमेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर ये जो राह चुननी है, ये सब निवेशकों को अपने हिसाब से, अपने लिहाज से चुननी पड़ेगी। बट मेरा ये मानना है कि कोई भी बीमारी और कोई भी फाइनेंशियल बीमारी का जो सही उपचार है, वो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ही आपको बता सकता है। कब मार्केट में एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेना है, कितना एसेट एलोकेशन करना है, किस अनुपात में करना है, कब इमोशनल नहीं होना है,
कब आपको मार्केट्स के बहाव में नहीं आ जाना है, कब आपको डेट में डालना है, कमोडिटीज में डालना है, ये बहुत सारे टफ क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके गोल्स क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, आपको किस लिए पैसा बचाना है, इन्फ्लेशन का उस पर क्या असर आएगा, किस साल में आपको कितनी रकम लगेगी, उसे कैसे सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो एक प्रॉपर एडवाइजर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में बैठकर ही कर सकता है। तो मुझे हमेशा से यही लगता आया है कि एक प्रॉपर डॉक्टर और प्रॉपर एडवाइजर, इनको आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या मेक डू अरेंजमेंट्स रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे हमारी लाइफ में, और ये सबको अपना-अपना उपचार खुद ही ढूँढना पड़ेगा। और ये जब हम निवेश का अपना सफर शुरू करते हैं विकास, कौन सा ऐसा पड़ाव है जब एक निवेशक को लगता है या उसको लगना चाहिए कि फाइनेंशियल एडवाइजर की वो मदद लें? क्या शुरुआत में ही, मतलब निवेश शुरू करने से पहले एक एडवाइजर की मदद लें? क्योंकि कई ऐसे निवेशक हैं जो निवेश कर लेते हैं, उसके बाद एडवाइजर से पूछते हैं कि हाँ मैंने सही निवेश किया, क्या सही फंड में पैसे डाले, इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो निवेश कर चुके हैं लेकिन सवाल बाद में आ रहे हैं। तो ये जो चुनने की प्रक्रिया है एक एडवाइजर की, वो कौन से स्टेज पर जरूरी है? देखिए स्वाति, जब नया शहर बन रहा होता है, हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी, उसमें क्या प्लानिंग बहुत पहले से हो जाती है। तो आपके डिफाइंड मार्केट्स हैं, डिफाइंड बिल्डिंग्स होंगी, डिफाइंड इंस्टीट्यूशनल एरियाज होंगे। आप उस शहर को देखिए और एक ऐसा शहर है जो रैंडमली बस ग्रो हो रहा है, लोग आते हैं अपना सब कुछ बना देते हैं और उसके बाद में आप देखें उस शहर की क्या हालत होती है, फिर किस तरीके से एक डिफिकल्टी हो जाती है उसको एक सही रूप देने में। पोर्टफोलियो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है, बिकॉज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आई थिंक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या जो आपकी एक हैंड होल्डिंग जो होती है और एक गोल प्लानिंग होती है, उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती ही है। बिकॉज राइट फ्रॉम बिगनिंग आपको अपने गोल्स जो है, अपनी जो पूरी जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, उसको किस तरीके से चलाना है, आपको किस तरीके से अपने गोल्स के साथ आपकी जो SIPs होंगी, और ये खाली म्यूचुअल फंड तक नहीं है, इसमें आपके इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें आप देखें तो जो फाइनेंसेस है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कैश फ्लो मिसमैच ना हो जाए उसको देखते हुए किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो ये एक एस्पेक्ट पे नहीं है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे होता है। और यदि कोई व्यक्ति शुरू से ही इसको करता है तो उसमें जो स्कोप ऑफ एक्सीडेंट्स है वो बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस भी अगर लेनी है तो किस तरीके की लेनी है। ऐसा होता है कि बिना किसी एडवाइजर के आप शुरू में ले लेते हैं, फिर उनको लगता है कि ये तो उतनी काम की इंश्योरेंस नहीं ली, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, या फिर इन्वेस्टमेंट्स की भी जब आप बात करते हैं तो उसमें भी ये रिस्क एपिटाइट आपकी क्या है, टाइम होराइजन कितना है, गोल क्या है, ये सब देके एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी है। फिर उसको लेके अगर पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए तो आप क्या होगा, बड़े आसानी से अपने राइट सिलेक्शन ऑफ जो प्रोडक्ट्स होती है वो होगी। और अगर मान लीजिए रैंडमली लोगों से पूछ के, अपने कलीग से, दोस्तों से आगे पीछे पूछ के आपने कुछ भी ले लिया है जो शायद आपके लिए सही नहीं है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ऐसा लगे कि वो पोर्टफोलियो इतना खराब हो गया और मार्केट की डायरेक्शन और आपके पोर्टफोलियो की डायरेक्शन बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये बोलूं कि पोर्टफोलियो शुरू से ही आपको एक अच्छे प्लानिंग के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जी, तो इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी है कि शुरुआत में आपका मार्गदर्शन करके फिर आप अपने निवेश के सफर में आगे बढ़िए बिना किसी रोक टोक और संकोच के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे चुने, उसे कैसे पहचाने, और अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो उसकी क्या तैयारी है। दोनों एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। निवेश के डॉक्टर यानी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, निवेश सलाहकार, क्या है इनका रोल, क्यों है जरूरी, कैसे चुने अच्छा फाइनेंशियल सलाहकार, इस पर चल रही है खास बातचीत दो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ, विकास पुरी और मोहित गाम। अब क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जिन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहते हैं, उनकी बाढ़ आ गई है, तो ये थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी राय अपनाएं, किसकी राय को ज़्यादा तवज्जो ना दें। तो ऐसे में मोहित ज़रा ये बताइए, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र होता कैसा है, कैसे चुने एक अच्छा निवेश सलाहकार? जी स्वाति, मुझे लगता है बाढ़ नहीं सैलाब आ चुका है।
और हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की सलाह दे रहा है। और ये अक्सर ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला एडवाइस यही रहेगा कि बेशक आप जाइए, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए और वहाँ पर सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी बात करने की शैली आपको अच्छी लगती है, जिसका एडवाइस आपको या जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो आपको ठीक लगते हैं, आप सबको सुनिए। बट प्लीज, जो वहां बोला जा रहा है उसको नंबर 1 हूबहू अपने पोर्टफोलियो पर अप्लाई मत करिए। नंबर 2, जो लोग वहां बोल रहे हैं यूट्यूब पर स्पेशली, या फिर और इंस्टा पर, लेट से, और टेलीग्राम जैसे चैनल्स पर, प्लीज वहां जाकर आप उनको ब्लाइंडली फॉलो मत कर लीजिए या उनके कहने पर कहीं पैसा मत लगा लीजिए। मुझे लगता है कि एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए आपको कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप उनका प्रोफाइल, उनका बैकग्राउंड चेक करिए, उनका अनुभव देखिए कि वो कितने सालों से मार्केट में हैं, उन्होंने पहले कहाँ काम किया है, कब से काम कर रहे हैं, उनके क्लाइंट्स किस तरह के हैं, किस तरह के प्रोफाइल्स को वो केटर कर रहे हैं। अगर कहीं से रेफरेंस चेक ले सकते हैं, कहीं से आप उनसे किसी उनके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके नाम पूछ सकते हैं, अगर कुछ वो बताना शेयर करना चाहें कि आप उनसे कुछ रेफरेंस लेकर समझ सकें। अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली जाकर आप उनका ऑफिस प्रेमाइसेस देखिए, उनके सिस्टम्स देखिए, उनकी टीम को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उस सबको समझिए। उसके बाद जाकर उनकी वेबसाइट्स चेक करिए, उनके रजिस्ट्रेशंस जो उन्होंने एमफी के साथ, सेबी के साथ या किसी और रेगुलेटरी बॉडी के साथ में ले रखे हैं, उनके लाइसेंसेस नंबर्स चेक करिए। एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप उसे जाकर वेरीफाई करिए, राइट। एंड उसके बावजूद भी आप कभी भी एकदम ब्लाइंडली बहुत सारे पैसे के साथ में आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करिए, ट्रस्ट आने दीजिए, प्रोसेस को समझिए कि वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको सिर्फ 2 या 4 स्कीम का नाम बताकर निकल जा रहे हैं और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आ रहे हैं। तो आप देखिए कि वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या रिव्यू मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, क्या वो पीरियोडिकली वापस आ रहे हैं आपके पोर्टफोलियो पर, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, क्या वो आपका हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, क्या इमोशनली वो आपको मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंशियली मैनेज करने के साथ साथ। तो बहुत सारे पहलू होते हैं यहाँ पर आपको जो जज करने पड़ेंगे किसी के भी साथ जाने के लिए। सिर्फ एक सलाह मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर जाकर आप किसी को भी सुन लीजिए बट फॉलो मत करिए। और सोशल मीडिया पर भी और इंस्टाग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स पे भी हर कोई एडवाइस जो दे रहा है वो सही भी नहीं है। ये कोई डीप फेक भी हो सकता है और एआई जनरेटेड भी हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। एक तो इन्फ्लुएंसर्स हो गए और दूसरा पूरा मामला ही जो झोलमाल वाला होता है, गोलमाल वाला होता है, वैसा स्थिति भी है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। अब एक और एडवाइजर्स होते हैं जिनको रोबो एडवाइज़र कहते हैं, ये भी पॉपुलर है। तो विकास, मैं ज़रा आपसे समझूं कि एक जो रोबो एडवाइज़र है वो कैसे डेटा के आधार पर निवेश सलाह देते हैं और कितने ज़्यादा ये क्रेडिबल हैं। एक निवेश सलाहकार और एक रोबो एडवाइज़र के बीच अगर फ़र्क करना हो तो कैसे समझें, क्या सही है? देखिए स्वाति, बहुत पहले ही जब ये रोबो एडवाइजरी की बात शुरू हुई थी तो थोड़ा सा लोगों में ये भी चिंता का विषय हो गया था, स्पेशली जो इस फील्ड से जुड़े हैं, कि हमारा पता नहीं जॉब या हमारा बिजनेस कहीं चला ना जाए क्योंकि रोबो एडवाइजरी आ गई। और रोबो एडवाइजरी को बहुत ज़्यादा जिसको आप बोलते हैं कि हाइप क्रिएट हो गया था उसके लिए। लेकिन स्वाति, निवेश जो होता है, जैसे आज हम क्योंकि डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम गूगल सर्च करके, जैसे मोहित भाई बोल रहे थे कि हम कोई सी भी मेडिसिन ले लें या कुछ भी ले लें, लेकिन आप प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आप किस तरीके से, क्योंकि हम एक कुछ हद तक बेसिक चीजों के लिए तो हम गूगल का या किसी चीज का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अगर हम एक बेसिक फ्रेमवर्क होगा तो उसमें शायद थोड़ा बहुत रोबो एडवाइजर्स जो होते हैं, रोबो एडवाइजर्स क्या है, बेसिकली प्री प्रोग्राम्ड है कि आपने अपने कुछ इनपुट्स डाले, उसके बेसिस पे वो कुछ सजेशंस थ्रो करेंगे। सो बेसिकली रोबो एडवाइजर भी जो देखा जाएगा, इनपुट आपकी तरफ से होगी तो ही वो आगे कोई सजेशंस थ्रो करेगा। नाउ क्या वो इनपुट जो आप दे रहे हैं उसकी क्या गारंटी कि मेरे इनपुट्स जो सही हैं, जो मेरे लिए सही हैं? तो इसके लिए, और दूसरा जैसा हमने बोलते हैं कि ये स्पेशली जब हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करते हैं या इवन लीगल ओपिनियन जब हम लॉयर्स से मिलते हैं, तो एक पर्सनल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारी इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमारे इमोशंस भी हैं
और हमारी लाइफ भी जुड़ी हुई है। हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कोई भी रोबो एडवाइजर नहीं कर सकता है। किसी तरह की इवेंट हो जाए, फैमिली में किसी तरह का कोई इवेंचुअलिटी या कुछ हो जाए, तो रोबो एडवाइजर उस चीज को उतने अच्छे तरीके से नहीं मैनेज कर पाएगा जो कि एक एडवाइजर कर सकता है, बिकॉज वो आपके लिए हर तरह की इमोशनल सपोर्ट भी कह सकते हो वो भी लेके आता है। तो रोबो एडवाइजरी जो मुझे लगता है कि एक बहुत बेसिक फ्रेमवर्क के हिसाब से ठीक है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि आप अगर किसी एडवाइजर के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, तो आप एक रोबो एडवाइजरी के थ्रू जस्ट टू एक जैसे आप वैलिडेट करने के लिए आप देखना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है या क्या आ रहा है, उसके लिए आप उसको शायद थोड़ा बहुत यूज कर सकते होंगे। लेकिन आज तक अगर आप देखें स्वाति, मेजॉरिटी ऑफ जब निवेशकों के साथ हम मिलते हैं, हमने हार्डली कोई ऐसे एडवाइजर देखे जो सिर्फ रोबो एडवाइजरी के ऊपर ही अपना पोर्टफोलियो चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा बन के रह गया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में या इन्वेस्टमेंट्स की जो भी आपको सलाह मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एक पर्सनल टच, ह्यूमन टच जो एक डॉक्टर दे सकता है, वही एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको दे सकता है। बिल्कुल। और अब काफ़ी ऐसे लोग हैं मोहित, जो कि चाहते हैं कि वो खुद फाइनेंशियल सलाहकार बने। फाइनेंशियल सलाहकार तो है यूँ तो बहुत, लेकिन कितनी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है फाइनेंशियल सलाहकार बनने के लिए, ज़रा आप बताइए। और क्या सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्या तैयारी है, कितना टाइम लगता है जिससे पहले आपके पास वो ठप्पा होता है एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र का? स्वाति, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की बात करूंगा, जिसका जो सेबी ने 2013 में शुरू किया था ये कॉन्सेप्ट इंडिया में। ये कॉन्सेप्ट यूएस में 1940 में आ गया था, बट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो NISM का 10A और 10B सर्टिफिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। आपके पास में रेलेवेंट फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 5 साल का, और आपके पास में कोई तो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। जब आपने 10A 10B क्लियर कर लिया है, तब आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप कॉर्पोरेट लेवल पे ये लेना चाहते हैं RIA का सर्टिफिकेट, या फिर आप इंडिविजुअल नाम पे लेना चाहते हैं। दोनों ही केसेस में आपको सबसे पहले BSc में अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक डिफाइंड SRO है सेबी के द्वारा। एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी बना दिया है सेबी ने RIAs को मैनेज करने के लिए सेपरेटली। तो आप BSc में पहले अप्लाई करेंगे। BSc की एक अपनी प्रक्रिया है, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पर आप अप्लाई करेंगे। एंड उसके साथ में फिर आपको वंस यू गेट क्लियरेंस फ्रॉम BSc, तब आपको सेबी में अपना एप्लीकेशन BSc के थ्रू ही फॉरवर्ड हो जाता है आजकल। और यहाँ पर आपको अपना ऑफिस, अपने कंप्लायंस ऑफिसर, अपने प्रिंसिपल ऑफिसर, इन सब की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपना रिसर्च के प्रोसेस की जानकारी देनी पड़ेगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी देनी पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। इसके साथ में एक फॉर्म A करके एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उस पर आपको ये सारी जानकारी भरकर और देनी पड़ेगी। आपको अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस के सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने पड़ेंगे। ITRs, नेटवर्थ के सर्टिफिकेट भी लगते थे पहले, अभी ये क्राइटेरिया थोड़ा ईज ऑफ कर दिया गया है, और उसकी जगह अभी आजकल आपको एक फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ता है। जितने क्लाइंट्स आप मैनेज करते हैं उस पर एक लैडर स्ट्रक्चर है कि कितने का फिक्स डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप इसके बाद में आपको सेबी का अप्रूवल आता है, और वो अप्रूवल आने के बाद में आप अपने एडवाइजरी की प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। पर ये मान के चलिए कि एडवाइजरी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफी सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें एक एनुअल ऑडिट होता है सेबी का, जो आपको करवाना पड़ेगा हर साल। उसके बाद में क्लाइंट सेग्रीगेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं जो लगेंगे आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और जो ऑडिट होती है वो एक कंपनी सेक्रेटरी द्वारा या एक लॉयर द्वारा की जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे प्रोसेसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एडवाइजरी एग्रीमेंट्स अपने क्लाइंट्स के साथ में साइन करने पड़ेंगे, और उसके बहुत सारे डिफाइंड मैकेनिज्म्स भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट वंस यू आर थ्रू विथ ऑल दिस, देन आप एक एलीट कैटेगरी में आ जाएंगे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की, जो कि भारत में फिलहाल कुछ 1100-1200 ही है इस वक्त। तो मतलब कुल मिलाकर एक निवेश सलाहकार बनना, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत तैयारी, पढ़ाई करनी पड़ती है, और अगर आप भी बनना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए, एक रजिस्टर्ड क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनिए, और फिर निवेश का ज्ञान आगे बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद करेंगे मोहित और विकास, जो दोनों हमारे बहुत ही बेहतरीन निवेश सलाहकार हैं, हमारे साथ निवेश के डॉक्टर्स पर चर्चा करने के लिए।
रुकते छोटे से ब्रेक के लिए मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।